आदाब अस्सलाम वालेकुम। देवबंद टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लोगों से अलग अलग राय ले रहे हैं कि देवबंद विधानसभा पे इस बार क्या होगा और कौन यहाँ का विधायक बनेगा, किसकी यूपी में सत्ता आएगी। हमने गांव देहात में, शहर में लोगों से अलग अलग बातें की हैं, चुनावी उम्मीदवारों से भी बातें की हैं, सबने अपनी जीत का दावा किया है। उसी जीत को परखने के लिए आज हम देवबंद के मुअज़्ज़ज़ लोग जो हर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी क्या राय है और कौन विधायक बनेगा। सबसे पहले तो हम आपसे तारुफ करा दें अपने मेहमानों का। हमारे साथ सलीम उस्मानी साहब हैं जो समाजी कारकुन हैं और काफ़ी वरिष्ठ आदमी हैं देवबंद के। साथ ही हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली देवबंद की शख्सियत मौलाना डॉक्टर उबैद आसिम हैं। वो भी हमारे साथ चर्चा करेंगे, इस चुनावी चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक और देवबंद से लिखने वाले कमल देवबंदी साहब। वो काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि देवबंद में क्या माहौल है। हमारे साथ नजम उस्मानी साहब हैं, वरिष्ठ समाजी कारकुन हैं, नज़र फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि देवबंद में क्या माहौल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रिजवान सलमानी साहब, और काफ़ी लिखते हैं सियासी, उनकी स्टोरियाँ काफ़ी फेमस होती हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ अमर उजाला से हैं नौशाद उस्मानी साहब, उनसे भी हम जानेंगे कि देवबंद में क्या हालात हैं, क्या माहौल है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सलीम उस्मानी साहब से। सलीम उस्मानी साहब, लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या हालात हैं देवबंद में, इस बार कौन सत्ता में आएगा, कौन विधायक बनेगा? देखिए समीर साहब, इस वक्त जो इलेक्शन है वो इलेक्शन इज़्ज़त और आबरू और बका का तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है। ये इलेक्शन तिकोनिया नहीं है, ये इलेक्शन दुकोनिया इलेक्शन है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इसमें किसी का कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी तरह का भी। अच्छा, आपने कांग्रेस की बात कर दी, लेकिन शहर में तो चर्चा है कि सपा बसपा और और बीजेपी है। कहीं बसपा का, बीजेपी का और सपा का कहीं कोई कैंडिडेट का कोई वो तो नहीं है। कांग्रेस के कैसे आप मुकाबले में मान रहे हैं? कांग्रेस को इसलिए मुकाबले मांग रहे हैं, सबसे पुरानी जमात है, इसका वोट घर घर में, इसका वोट है, हर घर में से आवाज़ आती है कांग्रेस कांग्रेस तो कांग्रेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट दे दिया तो इस वजह से आप उसका? नहीं 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 नहीं, हम तो पुराने हमेशा से कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, कांग्रेस का हमारा ताल्लुक। तो सलीम उस्मानी साहब कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, उनका दावा भी है कि इस बार कांग्रेस का मुकाबला है। डॉक्टर उबैद आसिम इकबाल साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि देवबंद के क्या हालात हैं और क्या यहाँ पे चुनाव का अब इस बार फैसला होगा। सबसे देख पहले देखिए, देवबंद के चुनाव पर नज़र डालने से पहले मौजूदा हालात की तरफ एक हमें थोड़ा सा एक माजी की तरफ जाना पड़ेगा। देवबंद का माजी हमेशा किसी भी फ़िरका वारियत से ऊपर उठ कर रहा है। यहाँ पर जब भी इलेक्शन हुआ, हिंदू मुसलमान के बेस पर नहीं हुआ। ये तकरीबन 15-20 सालों से नफ़रत की जब से लहर चली है, तब से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का होने लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्शन होता था, खा वो मुसलमान हो कैंडिडेट या हिंदू हो, उसकी शख्सियत के बेस पर होता था। अब देखिए, मैं आपको बतौर मिसाल बताऊं, ठाकुर महावीर सिंह ठाकुर फिरके से थे, लेकिन मौलाना उस्मान साहब उनका इलेक्शन लड़ाते थे और उन्हें जिता के ले जाते थे। जमील नंबरदार बिल्कुल एकदम तो मुसलमान थे और वो BKD से इलेक्शन लड़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर वो इलेक्शन जीतने में तकरीबन उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी कि ठाकुरों के और गुजरों के और त्यागियों के सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिए थे। बस ये इत्तेफाक है कि नाम मौलाना उस्मान साहब की कोशिशों से मुस्लिम वोट जाए ठाकुर महावीर सिंह को गया और जमील नंबरदार साहब हार गए। तो मैं ये एक बात बता रहा हूँ, बैकग्राउंड यहाँ पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब तकरीबन 15-20 साल से यहाँ पर ये लहर चल गई है कि साहब हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। आज भी ऐसा नहीं है। हमें तो ये देखना चाहिए कि शख्सियत हमारे तो जो मकामी तौर पर जो शख्सियात हैं जो चुनाव में हैं, उनमें ज़्यादा बेहतर शख्सियत कौन है। जो भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर शख्सियत हो, उसकी तरफ हमें रग़बत रखनी चाहिए, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमें लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को हम ठोकेंगे, हमने ATS सेंटर खोल दिया देवबंद में। देखिए, ATS सेंटर हमारे लिए कोई किसी तरह का मसला नहीं है। ATS सेंटर खुले ना खुले, और खुले तो हमारे लिए, हम उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मसला है वो ये है कि बताइए कि ATS सेंटर से अगर देवबंद का विकास होता हो तो हम उसका बिल्कुल एकदम दिलो जान से खैर मकदम करते हैं। लेकिन अगर वो विकास में नहीं गए, हमें असल मुद्दा जो है विकास होना चाहिए। यहाँ ये बताइए, अब तक विकास के नाम पर हमारे जो इस वक्त जो BJP के वो हैं हमारे विधायक, उन्होंने क्या काम किया विकास के नाम पर, या आइंदा क्या करने वाले हैं, वो हमारे सामने ये कि मतलब वो विकास के नाम पर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के उस पर
इलेक्शन जीतने के मूड में और वो इलेक्शन को वहीं ले जाना चाहते हैं। हम इलेक्शन को वहाँ नहीं ले जाना चाहते, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उस शख्सियत की बिना पर जो शख्सियत सबसे अच्छी है आपके उसमें, जो आपके काम भी आती हो, जो आपके लिए साफ़ सुथरी एक शख्सियत रखती हो, उसको आपको वोट देना चाहिए। तो उबैद साहब ने कह दिया कि सांप्रदायिक पर चुनाव यहाँ कभी नहीं होते हैं और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है और इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक हैं कमल देवबंदी साहब, जानेंगे उनसे क्या राय है, क्या देवबंद की तारीख है और इस बार क्या हालात हैं यहाँ के। कमल साहब बताइएगा क्या चुनाव में क्या है देवबंद में। देखिए, मैं 100% डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम साहब की बात से इत्तफाक रखता हूँ। एक मोअज़्ज़िज़ शहरी को, एक सम्मानित नागरिक को सबसे पहले अपने देश, फिर प्रदेश और फिर अपने शहर की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि उसे वहीं पर रहना है। उस एतबार से उस प्रत्याशी को जो है उनको तरजीह देनी चाहिए, उसको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, जो शहर के अंदर विकास को देखे। विकास में आम आदमी के लिए सिर्फ चंद चीज़ें आती हैं, जैसे सफाई व्यवस्था है, सड़क है, शिक्षा है और सुरक्षा है। इन चीज़ों को जो महत्व दे उसको आम आदमी को चुनना चाहिए और धर्म और जाति के नाम पर जो है हमें कतई तौर के ऊपर जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और देवबंद का जो इतिहास है, अभी उबैद इकबाल आसिम साहब ने बताया कि देवबंद बहुल्य मुस्लिम होने के बावजूद केवल 2 जो है विधायक यहाँ पर दे चुका है। इसलिए ये बहुत खुले तौर पर भी बात जो है हमारे सामने आती है कि यहाँ का मुसलमान ना तो सांप्रदायिक है और बहुत खुले दिल का है, वो अच्छे आदमी का स्वागत करता है। लेकिन अब तो पूरा चुनावी कमल साहब सांप्रदायिक होने लगा है, विकास तो गायब ही हो गया पूरा। देखिए, ये नाअहल और नाकारा लोगों की बातें हैं। जो समझदार लोग हैं वो आज भी शहर के अमन व अमान को अहमियत देंगी, उसके विकास को अहमियत देंगी और शायद इसका बेहतर नतीजा 10 मार्च को आपके सामने आएगा। मतदाताओं को चाहिए कि वो अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचे, न कि वक्ती तौर के ऊपर मजहबी जज्बात को तरजीह दें। तो कमल साहब ने कहा कि मजहबी जज्बात को तरजीह नहीं देना चाहिए, बल्कि मुल्क की एकता, अमन और भाईचारे को तरजीह देनी चाहिए। हमारे साथ नजम उस्मानी साहब हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार देवबंद में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है देवबंद से। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं देवबंद टाइम्स का समीर चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा यहाँ पर, जिसमें सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक उससे जुड़े हुए हैं, उनको मौका दिया अपनी राय पेश करने का। अब मैं बात करता हूँ इलेक्शन की। इलेक्शन की देखिए, हमारे हिंदुस्तान की ये बदनसीबी समझ लीजिए क्या कि आज कुछ पार्टियाँ इस तरह की आ गई हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करने के बाद आज वो यहाँ पर राज करना चाहती है या राज कर रही हैं। लेकिन हमेशा से हिंदुस्तान का, जिसका सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानी का हाथ रहा है, कुर्बानी देने का, आज उन्हीं को ही अपनी वफादारी साबित करने का मतलब वो इल्ज़ाम लगाया जाता है या उनको गद्दार कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम है हिंदुस्तान के अंदर तो वो है मुसलमान। हमेशा कुर्बानी दी है और आज तक कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। ये बताइएगा आप मुझे, क्या हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है जो मुसलमान की हो, जिसकी क़यादत, जिसका रहनुमा कोई मुसलमान हो? अरे हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम गद्दार हैं या हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ये बताइएगा, हम अगर कांग्रेस के पीछे जाते हैं तो बताइए कांग्रेस कौन सी मुसलमानों की है? हम अगर बहुजन समाज पार्टी के पीछे जाते हैं, बताइए वो मुसलमानों की है क्या? अगर हम समाजवादी पार्टी के पीछे जाते हैं, वो बताइए मुसलमानों की है क्या? अगर हम राष्ट्रीय लोकदल के पीछे जाते हैं, बताइए वो मुसलमान है क्या? तो हम तो हमेशा से सेकुलर रहे हैं। तो ओवैसी साहब ने तो एंट्री कर ली ना अब। देखिए, ओवैसी साहब, देखिए हर आदमी को अपनी राय रखने का या आगे बढ़ने का मतलब हक है, किसी को हम रोक नहीं सकते। ओवैसी साहब को ये लगता है कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर के अपनी यहाँ अक्सरियत साबित कर सकता हूँ या मैं बढ़ोतरी कर सकता हूँ, वोट परसेंटेज बढ़ा सकता हूँ या सीटें निकाल सकता हूँ। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको शायद आज वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आज हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर से माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उससे कुछ परसेंटेज मुसलमान जो है वो शायद
उवैसी साहब की तरफ देख रहा है कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिल जाए, या अपनी आवाज़ उठाने का एक ज़रिया ओवैसी साहब का प्लेटफॉर्म है कि मुझे उधर जाया जाए और मैं वहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। तो आपकी नज़र में यानी कि वैसे साहब को फायदा हो रहा है, लेकिन अभी आपने सांप्रदायिक के हवाले से बात की है, आप सामाजिक कारकुन हैं, संगठन भी चलाते हैं, इसको तोड़ने के लिए, इस मुल्क में जो फैल रही है एक नफरत की आग, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? देखिए, हमने हमेशा से ये कोशिश की है, वो चाहे कोई भी पार्टी रही हो, हम बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। जो आज उन्होंने माहौल बनाया है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, ये इंसान की दो आंखें होती हैं। बताइए, अगर एक आंख निकाल दी जाए तो एक आंख से आदमी कैसा लगेगा, है ना? तो ये खूबसूरत गुलदस्ता है हमारा। कुछ फूलों को निकाल दिया जाए तो क्या वो फूल अच्छे लगेंगे? आज जो हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी यहाँ पर आंधी चल रही है या फैलाई जा रही है, उनको फैला करके बांट दिया जा रहा है और हिंदुस्तान पर ख्वाब देखा जा रहा है कि हम 50 साल तक के राज करेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान का एक बहुत जो मुस्लिम वर्ग है और हिंदुओं में भी जो पढ़ा लिखा ज़्यादा वर्ग है, वो समझता है इस बात से, और वो इस इलेक्शन में बहुत अपनी अहलियत का, बहुत योग्यता का, बहुत काबिलियत का अपना मुजाहरा करेगा और आने वाले टाइम में 10 मार्च को यहाँ पर बदलाव होगा। और बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है, यहाँ इलेक्शन होगा तो इस बार मुद्दों का चुनाव वो होगा इलेक्शन। तो नजम साहब का कहना है कि चुनाव जो है ना मुद्दों का होगा, लेकिन फिर सांप्रदायिक बात आएगी और फिर सांप्रदायिक को लेके यहाँ पे इश्यूज उठाए जाएंगे, तकरीरें होंगी। लेकिन इस सांप्रदायिक को कैसे ख़त्म कर किया जाए, कैसे इन हालात से लड़ा जाए, इनके लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे कि इन हालात का मुकाबला कैसे किया जाए और बहैसियत मुसलमान एक 20% की आबादी उत्तर प्रदेश में है, वो क्या करे इस हालात में। देखिए, जब तक कि हमारे जहन में एक चीज़ नहीं होगी, इंसाफ और अदल, तब तक हम किसी भी तरीके से प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम कर ही नहीं सकते। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि अगर कोई जुल्म कर रहा है, तो अगर कोई अब्दुर्रहमान किसी मोहन लाल पर जुल्म कर रहा है और हमारा नाम अब्दुल्ला है, तो हमें अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसे उसके अंजाम को पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये ना देखना चाहिए कि जुल्म किस पर हो रहा है, हमें ये देखना चाहिए जुल्म किस पर हो रहा है, ये नहीं कि जुल्म कौन कर रहा है। लेकिन वोट की राजनीति ने हालात बदल दिए हैं ना। वोट की राजनीति अलग राजनीति है। यही तो हमारी जो लड़ाई है इन सांप्रदायिक ताकतों से, वो यही है कि इन्होंने एक साफ़ सुथरे माहौल को उसे फ़िरक़ावारियत में तब्दील कर दिया और वो चीज़ें कि जो हमारी आपस में प्यार मोहब्बत की थी, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और उन्हें जो है बिल्कुल एकदम हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ये इंतहाई दुखद है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है, हमारे लिए दुख का विषय है। आज भी हमारे ताल्लुकात जिन गैर मुस्लिमों से हैं वो उसी तरीके से हैं जिस तरीके से पहले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से उसके अंदर वो खाई आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता जल्दी से। लेकिन कोशिश ये है कि हमें भी अपने तौर पर इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से उसे फ़िरक़ावारियत पर न तकसीम होने चाहिए। जैसे सलीम साहब, आपने कांग्रेस की बात की है, लेकिन कांग्रेस भी मतलब आरोप ऐसे लगते हैं कि कांग्रेस ने भी हमेशा संप्रदाय फैलाया, हालांकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को हवा देती है। अगर बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की बात करती है तो वो सॉफ्ट को हमेशा हवा देती है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम बड़ा मंदिर बनाएंगे, राहुल गांधी भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं पुराने कांग्रेसी हैं, तो फिर कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ? देखिए, बात यह है समीर साहब कि हमें माजी की तरफ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हमें माजी की तरफ जाना चाहिए। कांग्रेस ने अगर कुछ गलतियां की हैं तो उसको सज़ा मिली है। आज मसला ये नहीं है कि क्या है, मसला ये है कि हम किस तरीके से इज़्ज़त के साथ जिएंगे। हमें नफ़रत की आग में झोंका जा रहा है, कांग्रेस ने नफ़रत की आग में नहीं झोंका। आज जो बीजेपी का लीडरशिप है उसने नफ़रत, फ़िरक़ावारियत, कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की है, जो मुल्क की जड़ों में तेज़ाब डालने का काम कर रही है। तो कांग्रेस ने भी तो उसका मुकाबला नहीं किया ना। अब कांग्रेस ने मुकाबला नहीं किया था तो उसको उसकी सज़ा मिल चुकी। अब प्रियंका, जो नई लीडरशिप है, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया, इनके दिमागों में वो जिन स्कूलों में वो पढ़े हैं उन स्कूलों में सरस्वती वंदना और उसकी तालीम नहीं दी जाती, इसलिए वो खुले जहन के आदमी हैं, इसलिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम कमल साहब से जानेंगे कि इन सारे हालात के बीच, इन तमाम जो सारे हालात देवबंद में पैदा हो रहे हैं, उनमें देवबंद के लोगों को क्या करना चाहिए, इन हालात से निपटने के लिए क्या उनका फैसला होना चाहिए, ये जानने की कोशिश करें। देखिए, देवबंद नहीं, आप प्रदेश की बात कीजिए, कोई फ़कत देवबंद के अंदर चुनाव नहीं हो रहा है।
प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं। इस मुल्क की हज़ारों साल की जो संस्कृति है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर टिकी हुई है, और उसको